नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि जानते हैं कि टॉपिक आपको दिख ही रहा है कि मैं किस विषय की बात करने वाला हूं। अभी पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की जो मेरी क्लास चल रही थी उसमें आपको मैंने बताया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के विषय में मैंने आपको जय मंडल के बारे में बताया। अब यहाँ पर मैं अगला प्रकरण, अगला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, परिवार एवं मित्र। इससे भी लगभग हर साल कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पेडागोजी में जो आता है, कई सारे महान वैज्ञानिक हुए जो परिवार और मित्र के बारे में बात करते हैं। इसी में आता है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार आदि। इन सभी चीजों को हम चर्चा एक एक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से ऐसे कोटेशंस हैं जो वैज्ञानिक देते हैं, बोलते हैं और जो हमारे एग्जाम में टेट, सीटेट, हरियाणा टेट, मतलब जो भी है, HR, बिहार टेट, सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो आज हम बात करने वाले हैं परिवार एवं मित्र के बारे में। छोटे छोटे वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपको देखने में भी काफी आसानी हो और आपका मन भी लगे, क्योंकि ये जो ऐसा सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें थोड़े से तथ्यात्मक बातों को, तो क्या होता है, हमारे गले के नीचे उतरता नहीं है वो बात। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हम रोज वाकिफ होंगे, आपसे मिलेंगे और जानेंगे क्या है। तो हम बात करते हैं पर्यावरण और मित्र की। जब हम बात करते हैं पर्यावरण एवं मित्र, सॉरी, परिवार एवं मित्र, पर्यावरण अध्ययन में, तो पर्यावरण में परिवार और मित्र का क्या महत्व है, क्या संबंध है इसका, जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं पहले परिवार और मित्र के बारे में। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि परिवार क्या है। परिवार जो है व्यक्ति जो होते हैं, परिवार में एक व्यक्ति रहते हैं। तो एक व्यक्ति से तो परिवार होगा नहीं, परिवार बनता है कई व्यक्तियों के मेल से। तो नहीं कहते हमारी एक फैमिली है, फैमिली यानी हमारे फैमिली होती है परिवार। तो हमारे जो हमारे घर के हैं, चाचा, काका, दादा, पापा, मामा, मामी, इन सभी को जैसे मिला लेते हैं तो एक हमारा परिवार बन जाता है। एक हमारी फैमिली, एक रिलेशन, काफी चीजें इसमें बढ़ जाती है। और हमारे पर्यावरण में सबसे अगर अच्छा काम करते हैं तो मित्र। इस प्रकार एक प्रश्न है आपको हम पूछते हैं, मतलब इसे थोड़ा हट के है, आगे आएगा इसको हम पढ़ाएंगे। जैसे मित्र की बात की है उसमें बता रहे हैं, जो किसान होता है, किसान का मित्र कौन होता है, केचुआ। उसी प्रकार से किसान खेती के संबंध में है वो चीज, लेकिन हर इंसान के पीछे आज के एक मित्र का होना आवश्यक है, क्योंकि जो मित्र है वो समाज का एक बहुत ही अच्छा, चाहे तो बहुत ही अच्छा क्या है, एक रिस्पॉन्स मिलता है मित्र के द्वारा, ताकि हम समाज में एक अच्छी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, एक मित्र के द्वारा है। तो पहले हम जानेंगे परिवार की बात करेंगे आज, फिर मित्र की बात भी करेंगे आगे धीरे धीरे। तो परिवार थोड़ा मेरा बड़ा है, तो मेरा ही परिवार मतलब व्यक्ति मेरा ही परिवार बड़ा है, लेकिन इस परिवार को हम जानेंगे तो भी काफी विस्तृत तरीके से जानेंगे, ताकि हम उस परिवार से कोई भी क्वेश्चन आए, हर टॉपिक में क्वेश्चन जहाँ मिलते हैं वो देखता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि जो भी प्रश्न है, जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि वो प्रश्न जैसे आपको मिलते हैं। जैसे समाज में पूछ देना कि जैसे कथन दे देता है लिख के, अब पूछ देता है इस कथन के क्या बोलते हैं, इस कथन को किसने कहा है, उस चीज को आप बताते हैं। जैसे पूछ देगा कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, किस प्रकार का प्राणी है, इसी तरह से देता है। जैसे बताता हूँ प्रश्न को, जैसे दिया है कि सामाजिक जीवन में कि प्रथम पाठशाला, जैसे जो मनुष्य होता है उसकी जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन सी होती है। तो काफी लोग हैं जो क्या करते हैं, कोई ऑप्शन दे देगा परिवार, समाज, हाँ, गांव, शहर, इस तरह से दे देगा ऑप्शन। तो काफी लोग कहेंगे अरे मनुष्य की प्रथम जो पाठशाला होती है, विद्यालय होता है, प्राइमरी लेवल पर होता है। तो यही सब चीजों को हम बताएंगे कि आप सुधर जाएं
और नहीं जानते हैं जान जाए, जानते हैं तो काफ़ी अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जो मनुष्य का प्रारंभिक पाठशाला कहा जाता है परिवार होता है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ बालक वहीं से बनते हैं और बिगड़ते हैं। हम दूसरों को गलत नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं। जो बच्चे होते हैं, आज के बच्चे या पहले के बच्चे, आज के बच्चे तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं, काफ़ी मॉड्यूलर हो गए हैं, अपनी फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। थोड़ा सा मोबाइल चलाइए लेकिन फैमिली को समय दीजिए, फैमिली वाले भी नहीं समय दे रहे अपने बच्चों को। तो आज के बच्चे काफ़ी एक गलत परिवेश पा रहे हैं, घर से गलत परिवार पा रहे हैं, गलत समाज पा रहे हैं, वहीं से इनकी गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है। बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा तभी वो आगे जाएंगे। आइए हम बात करते हैं इस परिवार की। परिवार क्या है? व्यक्ति तथा समाज के जीवन, जो व्यक्ति है समाज उसके जीवन में परिवार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो मैं बताया आपको कि जो व्यक्ति है उसके परिवार में क्या होता है, समाज के जीवन में उसका क्या है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। परिवार का सर्वप्रथम समुदाय है जिसमें मनुष्य सामूहिक रूप से सीखता है। जब मनुष्य जब पैदा लेता है, सीखने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? परिवार से ही शुरू होती है। उसके बच्चे की माँ से शुरू होती है। एक तरह से कहा जाए, गुरु की बात की जाए, अभी तो मैं बात किया हूँ कि सबसे पहली पाठशाला, तो सबसे पहली पाठशाला परिवार होती है। अगर बात करें सबसे पहला गुरु बच्चे का कौन होता है, तो सबसे पहला गुरु, जब मैं गुरु की बात करूँ, गुरु, तो गुरु सबसे बड़ी कौन होती है? माता। माता से बड़ा मुझे लगता है कि कोई गुरु नहीं होता है। जब बच्चा पैदा लेता है तो उसकी गुरु कौन होती है? माता। माता ही एक ऐसी गुरु है कि जो बच्चे को बनाती है, बिगाड़ती है। माँ का इस समय बच्चों के प्रति काफी अहम रोल होता है कि सभी माँ, जो भी बच्चे बच्चियां या बहुत सारे मेरे वीडियो को लेडीज भी देखती हैं, मतलब कि जो माँ है अभी काफी तैयारी कर रही है टीचर की बेटी, वो भी देख रही है, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि वो अपने बच्चों का केयर करें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चे को समझाएं प्यार से। बच्चे गलत राह पे न जाए, उसको देखें, ऑब्जर्व करें उनको, क्योंकि अब आज के समय में ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी हो गया है बच्चों को। क्योंकि आज के बच्चे घर के माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ रहे हैं। लाड प्यार जरूरी है, देना दीजिए बच्चों को, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि वो आगे चल के बिगड़ जाए। तो परिवार में ये सब चीजें मैं परिवार बता रहा हूँ, इसीलिए आपको ये सब चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन सब होशियार है आज के समय में कि परिवार क्या होता है, एक मुखिया के द्वारा ही चलाया जाता है। तो एक मुखिया घर में होना है, स्ट्रिक्ट मतलब टाइट व्यवस्था हो, ऐसा होना आवश्यक है। तो परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाती है। परिवार क्या है? ये परिवार क्या है? समाज की प्रथम पाठशाला। क्या है? प्रथम पाठशाला। ये प्रथम पाठशाला है किसकी? समाज की। किसकी? समाज की। समाज की क्या है ये? प्रथम पाठशाला है। परिवार क्या है? जो परिवार है ये क्या है? समाज की क्या है? प्रथम पाठशाला है। जो परिवार हमारा समाज की प्रथम पाठशाला है। इसमें क्या है? पारस्परिक स्नेह, सहिष्णुता, सेवा की भावना, जो भी चीजें है, बच्चों को ऐसा इन सब भावनाओं को समझना चाहिए। उनको अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, उनको सहिष्णु बनाना चाहिए, उनको आज्ञाकारी बनाना चाहिए, उनको एक दूसरे के प्रति आदर भाव प्यार स्नेह को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल के अपने परिवार को समझ सकें और जान सकें, और आगे किसी बड़े व्यक्ति का वो सम्मान कर सकें और आदर कर सकें। तो आज के समय में बच्चों को जानना और सीखना काफी बहुत ही आवश्यक है। व्यक्ति को परिवार के अन्योन्य संबंध, मतलब व्यक्ति का जो परिवार है उसका परिवार से जुड़ के रखिए, उसको अपने परिवार के प्रति लगाव, निष्ठा, प्रेम भावना होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में कोटेशन है, मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये सब साफ है। तो कहीं पूछ देगा एग्जाम में कि मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ बन गया कि मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? परिवार। क्या है? परिवार। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा अभी, दूसरा मैं बताऊंगा। दूसरा परिवार का एक प्रसिद्ध टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक कौन है? अरस्तु। कौन है?
भैया अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। जो अरस्तु महोदय है, इनका कहना है कि बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। इन्होंने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी। गाय भैंस भी बैल भी सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता उनके अंदर होती है, उनके प्रति भावना अलग होती है, लेकिन मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ये हमको जानना चाहिए, ये जानेंगे तभी एग्जाम में पास होंगे। क्योंकि पूछ देता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लिख देगा अरस्तु लिख देगा, और फलाना ढंग का दो चार ठो नाम ले लेगा, जैसे कि लिख देगा क्रो लिख देगा, प्लेटो लिख देगा, सुकरात लिख देगा, चाणक्य लिख देगा। हाँ, प्लेटो सुकरात, अरस्तु और क्रो लिख देगा। अब लिख देगा ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बताइए कौन? और हम जानते नहीं है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कौन कहा है, तो कैसे हम उस परीक्षा को निकालेंगे? तो हमको जानना आवश्यक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ये एक ऐसा कोटेशन है कि अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हमको जानना चाहिए मनुष्य क्या है कि समाज में ही पैदा होता है, समाज में ही जिंदा होता है, समाज में ही क्या करता है, जो भी सारी उसकी जो क्रियाएं होती हैं समाज में ही होती है। मनुष्य समाज से परे नहीं हो सकता है। आगे अरस्तु एक और बात कहे हैं बहुत ही अच्छी। अरस्तु का यह कथन भी सत्य है, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि अरस्तु का यह कथन भी सत्य है, ये कहना झूठ नहीं हो सकता है। क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है, जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में नहीं रहते हैं। मनुष्य तो बता दिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्या है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में नहीं रहते हैं। आज के पास आपके आप ही पास रहेंगे, लेकिन वो घर में रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, लेकिन समाज में नहीं रहेंगे। अपने परिवार में रहेंगे लेकिन समाज में नहीं रहेंगे। जो समाज में नहीं रहेंगे, वो नहीं रहता है, अथवा समाज की जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो क्या कहता है, हमको समाज से मतलब नहीं है, हमको समाज से आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। मनुष्य क्या है? वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है अथवा समाज की जिससे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने में ही पूर्ण है। पता है हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें समाज की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में क्या है? पूर्ण है, परिपूर्ण है, हम भरे हैं, हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अवश्य वह क्या है? पशु है। सुकरात ने कहा, हमने नहीं कहा, सुकरात महोदय क्या कहते हैं, वो अवश्य ही क्या है? पशु है। या अथवा अगर ये पशु नहीं है तो देवता है। कौन है? देवता। वो व्यक्ति जिसे समाज से कोई मतलब नहीं, लेन देन नहीं, खुद में ही परिपूर्ण है, कहता है कि हम समाज की आवश्यकता नहीं, तो अवश्य ही क्या है? वह तो पशु है, या वो देवता है। दो ही लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको समाज से मतलब नहीं है। तो अरस्तु ने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पहला कोटेशन। दूसरा कोटेशन ये कहा कि वह व्यक्ति जो समाज में क्या करता है? नहीं रहता है, अथवा उसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? कि तो पशु है, या वो देवता है। क्योंकि तो समाज में क्या है? वो अपने में ही क्या है? परिपूर्ण है, अपने में ही पूर्ण है। तो ये बात इसमें किसे कही? अरस्तु ने कही। अरस्तु के इसमें दो कोटेशन निकले हैं काफी अच्छे अच्छे। एक ये कोटेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और एक ये कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है अथवा समाज में जिसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने में ही परिपूर्ण है, अवश्य वह पशु है अथवा देवता है। इसको याद कर लेंगे। इस बात को तो आप जान गए, लेकिन एक तो मैं ये भी लिखा हूँ, मनुष्य सिर्फ स्वभाव से ही नहीं बल्कि आवश्यकता से भी एक सामाजिक प्राणी है। ये भी कथन ये मेरा है, मैंने लिखा हूँ। देखिए मिश्रा, देखिए ये मेरा कोटेशन है कि मनुष्य सिर्फ स्वभाव से नहीं बल्कि आवश्यकता से ही एक सामाजिक प्राणी है। कि क्या है कि हर मनुष्य को कुछ न कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो मनुष्य की जब आवश्यकताएं होती है तो इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता लगेगा कहाँ जाएगा? बगल में जाएगा, आजू बाजू जाएगा, या समाज में जाएगा, मतलब एक परिवेश में जाएगा। तो समाज में जाएगा कब? जब उसको आवश्यकता लगती है। तो कोई ऐसा मनुष्य बताइए जिसको आवश्यकता नहीं लगती। आवश्यकता भैया सबको कुछ न कुछ लगती ही है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वभाव से ही नहीं बल्कि आवश्यकता से भी एक सामाजिक प्राणी है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा सभ्यता और संस्कृति का विकास समाज में रहकर ही करना होता है। जो मनुष्य है क्या करता है? अपने संस्कृति, अपने शारीरिक, अपनी सभ्यता
जो भी चीजें क्या करता है वो समाज में ही रह के विकास करता है। जैसे कि अक्षर सब आप आगे स्क्रीन में लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। मैंने वस्तु की बात बता दी, आगे बताता हूँ। और स्क्रीन में चलिए आगे चलते आपको बताते हैं कि क्या है। जो मनुष्य होता है वो समाज में क्या करता है, वो समाज में ही पैदा लेता है। पैदा तो होता है ना मनुष्य। मनुष्य क्या होता है, जन्म लेता है। कहाँ पे जन्म लेता है, कहाँ, समाज में। ठीक, जन्म के बाद क्या करता है, जब उसके बाद फिर कुछ क्या करेगा, जन्म का बड़ा होगा, मतलब वृद्धि। वृद्धि जब उसकी भी कहाँ होगी, समाज में। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा, क्या होगा, बोलचाल की भाषा, बोलचाल। ठीक है, मतलब सभ्यता का है, सभ्यता। सभ्यता का विकास कहाँ होता है, समाज में। ठीक है, समाज में क्या होता है, उसकी सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, सभ्यता संस्कृति जो होती है, संस्कृति, संस्कृति का भी विकास समाज में। मतलब हम कहें कि हम समाज से क्या है, परे नहीं है। हम समाज से क्या है, परे नहीं है, समाज से कहीं दूर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य सिर्फ स्वभाव से ही नहीं बल्कि आवश्यकता से भी एक सामाजिक प्राणी है। इसीलिए मेरा कोटेशन था कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से ही नहीं आवश्यकता से भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो हम बात करते हैं कि मनुष्य जो होता है क्या करता है, भिन्न भिन्न लोगों पर निर्भर रहता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा किससे होता है, अपने माँ बाप से। माँ बाप से क्या होता है, माँ बाप से वो निर्भर रहता है छोटा बच्चा। थोड़ा बड़ा होता है वो फिर निर्भर रहता है, फिर वो और थोड़ा बड़ा होता है तो अपने पर निर्भर रहता है, अपने दोस्तों पर निर्भर होता है, अपने कमाई पर अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो निर्भरता उसकी कुछ न कुछ किसी न किसी के ऊपर लगी रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य किसी एक न एक दूसरे के ऊपर ही क्या रहता है, निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। और मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर जो भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मनुष्यता। उसके अंदर मनुष्यता, मनुष्यता, उसके अंदर मनुष्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर मनुष्यता को रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस मनुष्यता के बिना ही हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। इस तरह कोरोना, जैसे कोरोना काल में महामारी चल रही काफी चीजें, इसमें अगर मनुष्यता अगर नहीं हम दिखाते, अपने हम मानवता को नहीं दिखाते, अपने हम विचारों को नहीं दूसरे तक प्रकट करते, नहीं दिखाते, तो आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस पृथ्वी पे ही है, इस भारत में काफी लोग क्या मर गए होते हैं। क्या होते हैं, मर गए होते हैं, अगर मनुष्यता नहीं लोग बड़े बड़े लोग दिखा होते। तो जैसे हम बात करें, एक यहाँ पे बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम परिवार और समाज को जान रहे हैं, समाज को पढ़ रहे हैं, परिवार को पढ़ रहे हैं, तो जानना जरूरी है कि सोनू सूद जो था एक एक्टर था, एक जो काफी सामाजिकता दिखाते हुए लोगों की मदद की। तो अंदर इंसान के अंदर मनुष्यता होनी एक बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना मनुष्यता के अंदर, अगर हम मनुष्य, हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो समझ लीजिए क्या है, हम एकदम बेकार है, शिथिल है, एक हम सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते हैं। तो मनुष्य को क्या है, मनुष्य को समाज में अगर जीना है, रहना है, तो भाई ये सब सीखना है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। एक कोटेशन आपको ये भली भांति प्राप्त हो गया, बता रहा हूँ। अब आपको मैं दूसरा बताता हूँ। तो हम बात करते हैं अब इसी में कि समाज की आवश्यकता और उपयोगिता। तो हम समाज की जब आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में जब हम जानेंगे कि समाज की क्या आवश्यकता और उपयोगिता इस समय है समाज में, तो समाज की सबसे पहले आवश्यकता हम मानते हैं कि इसमें क्या है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो इंसान की मौलिक आवश्यकता है, अभूतपूर्व जो आवश्यकता है, क्या है समाज में। पहला तो क्या है, समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी जो रहता है, उसके बाद उसको आवश्यकता किस चीज की होती है, मौलिक आवश्यकता उसकी है क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। इतना चीज जब उसको जब मिल जाता है इंसान को, भाई पहले खाना चाहिए, खाना के बाद तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और उसके बाद तन को
पर तन को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए तो रोटी चाहिए, कपड़ा तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए इनको मकान चाहिए, तन को रखने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, तो रोटी कपड़ा मकान। तो ये क्या है, आज इन सभी चीजों की जो भी चीजें हैं जिसको पहले मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति इंसान को क्या चाहिए, पहले मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराई है। उसकी मौलिक आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता उपयोगिता, पहले उसकी आवश्यकता मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति। उसके बाद दूसरा है विकास, सभ्यता का विकास। तो पहले जब ये क्या हो सकता है आपके मनुष्य की रक्षा, तो मानते हैं दूसरा क्या है, मनुष्य की रक्षा कीजिए। तीसरा अगर देखें ब्रांचेज में, तो तीसरा क्या है, सभ्यता का विकास। मनुष्य की जो सभ्यता है उसके विकास के बारे में हम बात करें, उसकी आवश्यकता को उसके विकास के क्षेत्र में हम जोड़े। चौथा है, चौथा हम यहाँ लेते हैं चौथा को कि आर्थिक प्रगति में सहायक। मनुष्य की जो आर्थिक स्थिति है पहले उसको क्या है, उसकी प्रगति में समाज का कार्य है, समाज की आवश्यकता, समाज की उपयोगिता की बात करें तो उसकी आर्थिक प्रगति में सहायक है। यहाँ पर हम बात करें 5वें नंबर पे कि संस्कृति की प्रगति। हर मनुष्य की एक अलग अलग संस्कृति है, उसकी संस्कृति को प्रगति के माध्यम से प्रगति करें, उसमें आगे उसको लेके जाए, उसकी संस्कृति की बात करें। छठे नंबर पर यहाँ बात करते हैं भाषा की उन्नति। जो उसकी भाषा है उसको उन्नति करें, क्योंकि बिना मनुष्य अपने भाषा को जाने बिना समझे किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं जा सकता बिना। मान लीजिए भाषा आती नहीं, हिंदी बोल दी तो आपके बीच में कैसे कन्वर्सेशन होगा हमारा, कैसे हम कांटेक्ट होंगे आपसे, कम से कम हमको हिंदी आएगा तभी तो कांटेक्ट होंगे। तो वो चीज़ है भाषा की उन्नति, ये इसकी उपयोगिता है और आवश्यकता। उसका छठे बार 7वें नंबर बात करें शांति एवं सुव्यवस्था। इंसान के जीवन में ही सोचता है हर इंसान के शांति हो, हम सुव्यवस्थित रूप से रहें, ये हर इंसान की क्या है, एक सोच है कि शांति और सुव्यवस्था कायम रहे। इसी शांति और सुव्यवस्था के लिए क्या है, पुलिस आदि क्या करती है, शांति और सुव्यवस्था बनाए रहो, शांति सुव्यवस्था बनाए रहो। इसीलिए पुलिस है, इन सब आदि कोर्ट के क्या मैटर है, शांति सुव्यवस्था बने रहे। मनुष्य की रक्षा के लिए देखिए कितने सारे IPC सेक्शंस बने हैं, बहुत सारी चीजें बनी हैं। और बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास है, इंसान के अंदर जो व्यक्तित्व हमारा है उसको अपने व्यक्तित्व में उसको सदैव उसको क्या करना है, विकास करना चाहिए, तो उसको व्यक्तित्व को उसको निखारना चाहिए उसको। ये सब चीजें हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करे, तो वह विकास उसको आवश्यकता है कि वो क्या करे, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए अच्छे से रहन सहन करे, अपने एक अच्छे समाज में रहे, अच्छे परिवेश में रहे, अपनी शिक्षा दीक्षा अच्छे से ले, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जो भी चीज़ें परिवार से अपने सीखे, समाज से सीखे, इन सभी चीज़ों से सीखेगा उसका व्यक्तित्व का विकास पौधेगा। अब अगली बात हम लोग बताएंगे कि परिवार की विशेषताएं क्या है। अभी आपको समाज का होता है, परिवार की विशेषता होता है, तो वही हम जानते हैं परिवार की विशेषता क्या है। तो आपकी परिवार की विशेषता है, सबसे पहले जो मेरा परिवार है इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि पहले नाम एवं वंश का संबंध करना, नाम एवं वंश गणना का संबंध, जो नाम है और वो वंश है उनकी जो उनका संबंध क्या है, उनका नाम उनके वंश की गणना का संबंध काफी अच्छा होना आवश्यक है एक परिवार के लिए। परिवार से क्या मिलता है, हमको नाम मिलता है, हमको वंश किससे मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। तो हमारे परिवार के द्वारा क्या है, ऐसे नाम मिलना हमारा संबंध स्थापित करना परिवार से ही निर्भर है। एक निवास स्थान, जब परिवार जब रहता है तभी हमको क्या मिलता है, निवास स्थान। एक निवास स्थान क्या करता है, इसको एक मनुष्य को एक परिवार को क्या चाहिए, एक निवास स्थान। एक निवास स्थान रहेगा वहीं पे तो क्या एक परिवार क्या होगा, निवास करेगा। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक प्रबंध, आर्थिक प्रबंध, एक परिवार का आर्थिक प्रबंध भी अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होगा एक परिवार अच्छे से चलेगा। उसकी आर्थिक जो इनकम है उसका कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था नहीं सही रहेगी, एक परिवार भी अच्छे से संचालित नहीं चल पाएगा, अच्छे से संचालित नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक परिवार को आवश्यकता है एक आर्थिक प्रबंध का, एक आर्थिक प्रबंध का मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं एक वैवाहिक और वैवाहिक व्यवस्था, एक परिवार में है उसकी वैवाहिक अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। परिवार का जो मुखिया है, जो उसके सदस्य हैं, जितने लोग हैं,
उन्हें क्या एक वैवाहिक व्यवस्था भी एक निर्धारित रहती है कि हाँ इनका 18 से 25 या 25 से लगभग 30 तक इनकी शादी विवाह की व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। तभी क्या होगा, एक परिवार की जो स्थिति है बनी रहेगी। अगर मान लीजिए हम वैवाहिक अवस्था वैवाहिक जीवन पे अगर फोकस न करें तो मान लीजिए परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं इनमें से मान लीजिए कि 2 माँ बाप हैं और मान लीजिए 2 बच्चे हैं उसमें। अब 2 बच्चे हैं, अगर वैवाहिक स्थिति वैवाहिक व्यवस्था अगर न की जाए तो क्या होगा, ये परिवार आगे चलकर पूरी पे क्या खत्म हो जाएगा, ये परिवार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या है आवश्यकता वहाँ पे कि वहाँ पे एक वैवाहिक व्यवस्था वैवाहिक जीवन की व्यवस्था का भी एक सुदृढ़ और एक अच्छे से व्यवस्था होना चाहिए। तो वैवाहिक व्यवस्था के बाद एक आता है अगला टॉपिक मेरा आता है कि पति पत्नी का संबंध है। तो मान लीजिए यहाँ पे पति पत्नी शादी हो गई, फिर दोनों की मान लीजिए इसकी शादी हो गई, इससे ऐसे यहाँ बढ़ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे एक परिवार फिर आएगा, मैं आपको परिवार की व्यवस्था बताऊंगा, परिवार का संबंध प्रकार बताऊंगा, तो वहाँ पे चीज समझाऊंगा अच्छे से। तो क्या है कि वहाँ पे क्या पति पत्नी का संबंध अच्छा होना चाहिए। ये ना रहे कि पति पत्नी दिन भर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहें और उनका संबंध बेकार है। ये क्या है हमारी परिवार की विशेषता है। एक परिवार में इतनी चीजें विशेष बातें होनी चाहिए, तभी क्या होगा हमारा परिवार चलेगा। इन सब चीजों के बिना एक परिवार नहीं बनाएगा। इन सब चीजों की आवश्यकता है, एक विशेषता है, किसी विशेष कारणों की वजह से एक परिवार जुड़ा रहता है, एक ज्वाइंट रहता है। इस परिवार को इसीलिए विशेषता की वजह से परिवार अपने आप में गठित रहता है और चलता है अच्छे से। तो इसी के साथ मैं परिवार की व्यवस्था को आपको बताते चलता हूँ और विदा लेता हूँ। और मैं आपको कल बताऊंगा कि परिवार के प्रकार, हम कल परिवार के प्रकार की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कल परिवार प्रकार की। जब परिवार हम आगे जितने बढ़ते जाएंगे, जितने बिंदुओं को बढ़ते जाएंगे, इसी में आपको परिवार के ढांचे परिवर्तन, एकल परिवार और संयुक्त परिवार आदि इन सभी चीजों के बारे में विषय में आपको जानकारी हम देंगे। अब कल के वीडियो में इसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।